हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग ऑस्मोसिस से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह इस चैप्टर को आपके ब्रेन के लाइब्रेरी में सेट कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट करते हुए। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑस्मोसिस होता क्या है। तो ऑस्मोसिस क्या है बाबू? पैसेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन विद अ हायर कंसंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन विद अ लोअर कंसंट्रेशन। मतलब क्या हुआ गुरुजी? मतलब समझोगे बाबू, लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास एक बीकर है और इसमें क्या है, एक तरफ बाबू हायर कंसंट्रेशन है वाटर मॉलिक्यूल का और एक तरफ लोअर कंसंट्रेशन है वाटर मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा और किसको क्रॉस करते हुए? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए, तब इसी को हम लोग क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस कहेंगे। ऑस्मोसिस की अगर बात करें तो दो तरह का होता है टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। एक होता है एंडो ऑस्मोसिस और एक होता है बाबू एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस में क्या कह रहा है? द प्रोसेस इन विच द वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट इंटर इनटू द सेल। यहाँ पे क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो एंटर करता है सेल के अंदर। जैसे लेट एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास एक सेल है, इसके अंदर क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एंटर करेगा। क्या करेगा बाबू? इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एंटर करेगा। अब जाहिर सी बात है, जब वाटर मॉलिक्यूल एंटर करेगा तो जो हमारा सेल है वो क्या कर जाएगा? स्वेल कर जाएगा। सेल हमारा क्या कर जाएगा मेरे भाई? सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल जब एंटर करेगा तो सेल जो है वो क्या कर जाएगा? स्वेल कर जाएगा। और एक्सोऑस्मोसिस की बात करें तो द प्रोसेस इन विच द वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट मूव आउट ऑफ द सेल, और सेल जो है हमारा श्रिंक कर जाएगा। मतलब समझोगे? अब यहां से क्या होगा? मेरे पास सेल है, इस सेल से क्या होगा? जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर की तरफ निकल जाएंगे। जो मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या होगा? बाहर की तरफ निकल जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, सेल में से अगर वाटर मॉलिक्यूल बाहर की तरफ निकलेगा तो सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल कम होगा, तो सेल जो है वो क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। सेल क्या कर जाएगा बाबू? श्रिंक कर जाएगा। तो जब तुम्हारा क्या होगा? एंडोऑस्मोसिस होगा तो सेल जो है स्वेल करेगा, और जब तुम्हारा एक्सोऑस्मोसिस होगा तो सेल जो है वो क्या करेगा? श्रिंक करेगा। क्या यहां तक क्लियर है? साइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस को हम लोग डायग्राम की मदद से समझते हैं कि क्या होता है भाई एंडोसाइटोसिस और क्या होता है एक्सोसाइटोसिस। यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा कि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ये वाटर मॉलिक्यूल जब सेल के अंदर जाता है तो इसी को हम लोग एंडोसाइटोसिस कहते हैं, और जब ये वाटर मॉलिक्यूल सेल से बाहर निकलता है बाबू, देन इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। देन हम लोग इसे क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो जब एंडोसाइटोसिस होगा तो सेल जो है स्वेल करेगा, और जब एक्सोसाइटोसिस होगा तो सेल जो है वो क्या करेगा? श्रिंक करेगा। अब बात करते हैं डिफ्यूजन के ऊपर। डिफ्यूजन क्या होता है? तो कह रहा द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, वो सब्सटेंस सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन एज टू स्प्रेड यूनिफॉर्मली। अब देखो, समझोगे, जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ज़्यादा वाले में से कम वाले में कोई सब्सटेंस जाएगा, वो सब्सटेंस सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। समझोगे अच्छे से? डिफ्यूजन क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है बाबू? सॉलिड लिक्विड या गैस का हायर कंसंट्रेशन से, सॉलिड लिक्विड गैस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के तरफ जाना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। सॉलिड लिक्विड या गैस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, ज़्यादा वाले में से कम वाले में जाना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई मेरे? डिफ्यूजन कहलाता है। इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन द मॉलिक्यूल ऑफ द वन सब्सटेंस मिक्स विद द मॉलिक्यूल ऑफ अदर सब्सटेंस। और याद रखना, डिफ्यूजन जो प्रोसेस होता है उस दौरान एक मॉलिक्यूल का जो, एक सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल होता है वो दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के साथ मिक्स कर जाता है। फिर से सुनोगे, इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन द मॉलिक्यूल ऑफ वन सब्सटेंस मिक्स विद द मॉलिक्यूल ऑफ अदर सब्सटेंस। एक सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स कर जाते हैं। याद रखना, डिफ्यूजन में क्या होता है बाबू मेरे? डिफ्यूजन में एक सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल होता है वो दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के साथ मिक्स कर जाता है। तो डिफ्यूजन क्या होता है भाई? तो डिफ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड लिक्विड या गैस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सॉलिड लिक्विड और गैस का जाना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। और इस प्रोसेस में याद रखना, इस प्रोसेस में क्या होता है? जो हमारे पास मॉलिक्यूल है ना, एक सब्सटेंस का मॉलिक्यूल है वो दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है? मिक्स कर जाता है। क्या यहाँ तक क्लियर है?
अब बात करते हैं बाबू सेल वॉल के ऊपर। सेल वॉल क्या होता है, तो कह रहा है नॉन लिविंग रिजिड आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल कंपोज मेनली ऑफ सेल्यूलोज। अब समझोगे होता क्या है, जो हमारे पास प्लांट सेल होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होता है, इसी को हम लोग सेल वॉल कहते हैं। और ये जो लेयर है बाबू, ये जो लेयर है वो नॉन लिविंग होता है, साथ ही साथ रिजिड होता है। कैसा होता है, रिजिड होता है। रिजिड माने हार्ड होता है। कैसा होता है बाबू, हार्ड होता है। और ये आउटर कवरिंग होता है प्लांट सेल का। प्लांट सेल का क्या होता है, आउटर कवरिंग, और ये बना होता है सेल्यूलोज का। किसका बना होता है मेरे भाई, ये बना होता है सेल्यूलोज का। तो सेल वॉल समझ में आया। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग पाया जाता है जो कि प्रोटेक्शन के लिए होता है, और वो जो तुम्हारा सेल वॉल है वो नॉन लिविंग पार्ट होता है, रिजिड होता है, और आउटर कवरिंग होता है प्लांट सेल का, और बना होता है सेल्यूलोज का। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होता है। अब बात करते हैं प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, अकर इन लिविंग प्लांट सेल, ये तुमको लिविंग प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। व्हेन दे लॉस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, जब ये वाटर को लॉस कर देता है ऑस्मोसिस के थ्रू, रिजल्ट इन श्रिंकिंग ऑफ सेल। अब जाहिर सी बात है कि जब वाटर लॉस करेगा तो सेल जो है वो क्या करेगा, श्रिंक करेगा। सेल कंटेंट अवे फ्रॉम द सेल वॉल, और सेल कंटेंट जो है वो सेल वॉल से बाहर की तरफ चला जाता है। फंक्शन ऑफ सेल वॉल की बात करें तो क्या कह रहा है, परमिट्स प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरियल सेल टू रेसिस्ट बस्टिंग इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। अब दो तरह का कंडीशन होता है, एक हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट कंडीशन और एक होता है हाइपरटोनिक कंडीशन। हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या होता है, सेल के अंदर जो कंटेंट्स है बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे में डर होता है कि सेल जो है वो फट ना जाए, बस्ट आउट ना हो पाए, इसलिए हमारे पास एक प्रोटेक्टिव लेयर बाहर से होता है जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं, और ये पाया जाता है प्लांट में। इसी तरह फंजाई में भी पाया जाता है और साथ ही साथ बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। सेल एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस लीडिंग टू स्वेलिंग एंड प्रेशर अगेंस्ट सेल वॉल। होता है क्या है कि ऑस्मोसिस के द्वारा जब सेल जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो हमारा जो सेल है वो स्वेल कर जाता है, और उसके वजह से चांस होता है कि सेल जो है वो बस्ट आउट हो जाए। लेकिन फटने से कौन बचाता है, सेल वॉल। सेल वॉल एग्जर्ट इक्वल प्रेशर अगेंस्ट स्वेलन सेल। जो फूला हुआ सेल है, जैसे मान लो ये मेरे पास नॉर्मल सेल था, इसमें वाटर मॉलिक्यूल गया तो सेल जो है इस तरह से फूल गया, तो इस फूले हुए सेल के अगेंस्ट जो यहाँ से अंदर से प्रेशर लग रहा होगा, अंदर का कंटेंट, अंदर का मटेरियल प्रेशर लगा रहा होगा, साथ ही साथ बाहर से भी प्रेशर इस तरह से लगता है। बाहर से भी क्या होता है, प्रेशर लगता है, ताकि दोनों प्रेशर इक्वल हो जाए और सेल जो है वो फटे नहीं। सेल विथ वॉल कैन इंड्योर ग्रेटर चेंज इन सराउंडिंग मीडियम दैन एनिमल सेल। और एनिमल सेल से इसे अलग इसलिए बनाता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, और एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। अब प्लांट्स की बात करें तो जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होगा, बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होगा, फंजाई में भी प्रेजेंट होगा, एनिमल और वायरस में भाई हमारे पास सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होगा, यानी कि नहीं होगा। प्लांट में जो हमारे पास बाबू सेल वॉल होता है वो बना होता है सेल्यूलोज का। किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो वहां पे बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन का। किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन का। और अगर हम फंजाई की बात करें तो यहाँ पे काइटिन का सेल वॉल पाया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल डायरेक्ट आता है बाबू। प्लांट में जो हमारे पास सेल वॉल है वो किसका बना होता है, सेल्यूलोज का। बैक्टीरिया में जो है हमारे पास वो किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन का। और फंजाई में जो हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट है वो किसका बना होता है, काइटिन का। एनिमल सेल में सेल वॉल जो है एब्सेंट होगा, और वायरस जो है भाई सेल है ही नहीं है, तो उसमें काहे का सेल वॉल। अब बात करते हैं न्यूक्लियस के ऊपर कि न्यूक्लियस क्या होता है भाई। तो हमारे पास सेल के अंदर बाबू एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो कह रहा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल लेयर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डबल लेयर होता है, एंड कंटेन पोर फॉर मटेरियल एक्सचेंज बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। और क्या देखने को मिलता है हमको, पोर भी देखने को मिलता है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से तुम्हारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे तुमको जो पोर दिख रहा है इसे हम लोग न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इसी से जो है मटेरियल का एक्सचेंज होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, न्यूक्लियर पोर। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और यहाँ पे आपको डबल लेयर दिख रहा होगा, न्यूक्लियस जो है वो डबल लेयर होता है। कैसा लेयर होता है भाई, डबल लेयर होता है। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। डीएनए और प्रोटीन के मिलने से बनता है। विजिबल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। और ये जो क्रोमोसोम है ये कब दिखता है बाबू, क्रोमोसोम जो है वो तुमको सेल डिवीजन के दौरान दिखता है। कब दिखता है, क्रोमोसोम जो है वो सेल डिवीजन के दौरान दिखता है। विच कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है डीएनए मॉलिक्यूल के फॉर्म में। डीएनए की अगर बात करें तो डीएनए का फुल फॉर्म याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म होता है। और आरएनए का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, आरएनए का फुल फॉर्म होता है बाबू राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मॉलिक्यूल कंटेन द इंफॉर्मेशन एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। जितना भी सेल में फंक्शन हो रहा है उस सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डीएनए। डीएनए के ऊपर सारा इंफॉर्मेशन लिखा होता है कि किस तरह से क्या काम होगा। दिस मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ जीन्स, और ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो किसके मिलने से बनता है? जीन से बनता है। विच रेगुलेट सेल फंक्शन एंड इनहेरिटेंस एंड आर विजिबल एज क्रोमैटिन मटेरियल इन नॉन डिवाइडिंग सेल। जब आप नॉर्मल सेल को देखोगे तब उसमें सबसे ज़्यादा दिखने का चांस होता है बाबू क्रोमैटिन का। सबसे ज़्यादा दिखने का चांस क्या होता है? क्रोमैटिन का। जब ये सेल तुम्हारा डिवाइडिंग फेज में चल जाता है यानी एम फेज में चल जाता है, क्लास 11th में तुम लोग पढ़ोगे अलग अलग फेज होता है G1 S G2 और एम फेज। तो एम फेज में आपको क्रोमोसोम विजिबल होता है। एम फेज में क्या विजिबल होता है? क्रोमोसोम विजिबल होता है। बाकी G1 S और G2 में तुमको क्रोमैटिन मटेरियल देखने को मिलता है। क्लियर है बात? क्रोमैटिन कुछ नहीं है, डीएनए का कंडेंस फॉर्म है क्रोमैटिन। और जीन की बात करें तो सेगमेंट ऑफ डीएनए यानी कि डीएनए का टुकड़ा जो है वो क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। और वही टुकड़ा जुड़ जुड़ के क्या बना रहा है? डीएनए बना रहा है। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में देखोगे कि हमारे पास अंदर में क्या प्रेजेंट है बाबू? क्रोमैटिन इस तरह से प्रेजेंट है। इस तरह से क्या प्रेजेंट है? क्रोमैटिन प्रेजेंट है। उसके अलावा हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन होता है, याद रखिएगा। और देखो जैसे सेल के स्पेस को हमने साइटोप्लाज्म कहा था, वैसे ही न्यूक्लियस के स्पेस को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस बॉडी होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। और जहाँ पे जो हमारा मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होता है, उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और इसी न्यूक्लियर पोर के द्वारा मटेरियल का एक्सचेंज होता है। चीज़ें जो है अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आती है। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब बात करते हैं डीएनए, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम, इन तीनों में फ़र्क क्या होता है। तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है बाबू, इसे हम लोग डीएनए कहते हैं। यही डीएनए जब कंडेंस हो जाता है तब इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? यही डीएनए जब हमारा कंडेंस हो जाता है तब इसे हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। और ज़्यादा कंडेंस हो जाता है तब इसे हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये हो गया हमारा भैया डीएनए। डीएनए और कंडेंस हुआ तो इसे हमने क्या कहा? क्रोमैटिन कहा। क्या कहा? क्रोमैटिन कहा। और जब और कंडेंस हो गया तो इसे हमने क्या कहा? क्रोमोसोम कहा। क्या कहा बाबू? क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने को मिलता है? सिर्फ और सिर्फ डिवाइडिंग सेल में देखने को मिलता है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने को मिलता है? डिवाइडिंग सेल में। क्रोमैटिन जो है ये मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप सेल को देखिएगा तो क्रोमैटिन जो है विजिबल होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम सेल में जब आप देखिएगा तो क्रोमैटिन विजिबल होगा। और ये क्रोमोसोम जो है ये हमारे ह्यूमन सेल में, याद रखिएगा, 46 क्रोमोसोम होता है। हमारे ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम होता है। और गैमेट्स की बात करें तो 23 क्रोमोसोम होता है, लाइक स्पर्म और ओवम, या ओवम को हम लोग एग भी कहते हैं। डीएनए की लेंथ की बात करें तो लगभग 2.2 मीटर होता है। एक ह्यूमन डीएनए का लेंथ कितना होता है? 2.2 मीटर होता है। डिप्लॉयड सेल के डीएनए की बात करें तो लेंथ जो है वो कितना होता है? 2.2 मीटर होता है। क्या यहाँ तक क्लियर है? जीन की बात करें तो सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए जो है वो क्या कहलाता है बाबू? जीन कहलाता है। सेगमेंट ऑफ डीएनए यानी डीएनए का टुकड़ा क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। इसे यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं। अब डिफरेंस देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में क्या अंतर होता है? तो अगर साइज की बात करें तो जनरली प्रोकैरियोटिक सेल का स्मॉल होता है, रेंज होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर, जहाँ पे 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। दूसरी तरफ साइज जो है वो जनरली लार्ज होता है, रेंज की बात करें तो 5 से 10 माइक्रोमीटर। यहाँ पे कह रहा है कि न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड एंड इट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। यहाँ पे क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है बाबू? इस तरह से हमारे पास न्यूक्लियस है वो बढ़िया से नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से नहीं होता, जो डीएनए इस तरह से ऐसे फैला होता है साइड में, इसी को हम लोग न्यूक्लियोइड कह देते हैं। जो डीएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा इसी को हम लोग क्या कह देंगे बाबू? न्यूक्लियोइड कह देंगे। क्लियर है? उसके बाद सिंगल क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। सेल इज मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड ऑर्गेनल आर एब्सेंट। सेल जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड तो होगा, सेल के बाहर तो लेयर होगा, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनल है, जो हमारे पास सेल में ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल, वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा, वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा। क्लियर है? जैसे कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया हो गया जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है, आगे पढ़ोगे तुम लोग, क्लोरोप्लास्ट हो गया, तो वो सब जैसा जो सेल ऑर्गेनल जिसमें मेम्ब्रेन पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं दिखेगा। वैसा सेल ऑर्गेनल दिखेगा जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है, यानी कि लेयर नहीं है। क्लियर है बात? ये हमारे पास बाबू राइबोसोम्स और
फ्लैजिला देखने को मिलता है आपके प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो न्यूक्लियर रीजन जो है वेल डिफाइंड होगा और साथ ही साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी देखने को मिलेगा। मोर देन वन क्रोमोसोम, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम हो सकता है। सेल इज वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड एंड ऑर्गेनल आर एब्सेंट। सेल जो है उसमें क्या होगा, वेल डिफाइंड क्या होगा, हमारे पास मेम्ब्रेन होगा और साथ ही साथ जो ऑर्गेनल है हमारे पास सेल ऑर्गेनल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी apparatus, वो सब क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड होगा, यानी उन सब के बाहर लेयर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यूकैरियोट्स की। तो यूकैरियोट्स में दो तरह का सेल होता है, एक होता है बाबू एनिमल सेल और दूसरा क्या होता है, प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल की बात करें थोड़ा डिफरेंस की, तो एनिमल सेल में जो है वो हमारा सेल वॉल की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा, जल्दी बताओ। सेल वॉल जो है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। उसके अलावा हमारे पास वैक्यूल्स जो होते हैं, याद रखना वैक्यूल्स जो होते हैं वो या तो एब्सेंट होगा या फिर लोअर इन साइज होगा। लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करें तो सेल वॉल जो है वो क्या होता है बाबू, सेल वॉल जो है प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ वैक्यूल्स यहाँ पे बड़े साइज में प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स जो है वो यहाँ पे बड़े साइज में प्रेजेंट होते हैं। उसके पीछे भी रीज़न है। होता क्या है कि यहाँ पे हमको चीज़ों को स्टोर करना होता है तो उस वैक्यूल्स में स्टोर करके रखते हैं। थैंक यू, नहीं ये हम लोग और पढ़ेंगे। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म के ऊपर कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो कह रहा था फ्लूइड कंटेंट इनक्लोज बाय द सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन एंड आर इनक्लोज बाय मेम्ब्रेन। समझोगे साइटोप्लाज्म होता क्या है। हमारे पास इस तरह से सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, यानी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया और ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है इसी को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बाबू, इसी को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये हल्का फ्लूइडी नेचर का होता है, यहाँ पे फ्लूइड्स पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो इसी साइटोप्लाज्म में कुछ हमारे पास अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसे हम लोग सेल ऑर्गेनल कहते हैं। तो क्या कह रहा है, यूकैरियोटिक सेल्स में वेरियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पाए जाते हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं, डेट कैरी आउट वेरियस फंक्शन इन द सेल। सेल में अलग अलग तरह का काम करते हैं जैसे कि न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम एटसेट्रा। ये सब क्या कहलाते हैं, आपके सेल ऑर्गेनल कहलाते हैं। अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो कह रहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीट्स विद इन द सेल। सेल में क्या होता है, हमारे पास इस तरह से सेल है, न्यूक्लियस होता है, इस तरह से हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ईआर कहते हैं, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और याद रखना जिस ईआर के पास राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसे हम लोग आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट ना होता है उसे हम लोग एसईआर कहते हैं, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो क्या कह रहा है, अपीयर रफ ड्यू टू राइबोसोम साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। होता क्या है कि वहां पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से उसको नाम क्या पड़ा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या है बाबू, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, मतलब वो जगह है जहां पे क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन बनेगा। और दूसरी तरफ देखें तो स्मूथ अपीयरेंस इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि वहां पे राइबोसोम नहीं है। अब देखो राइबोसोम दाना दाना की तरह होता है, तो जाहिर सी बात है जब वो किसी के ऊपर प्रेजेंट होगा तो सरफेस जो है रफ कर देगा, और नहीं प्रेजेंट होगा तो सरफेस स्मूथ रहेगा। तो जहां पे नहीं प्रेजेंट है वहां पे क्या है भाई, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहला रहा है। ये क्या करता है, लिपिड एंजाइम एंड हार्मोन का प्रोडक्शन करवाता है, जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। राइबोसोम सिंथेसिस प्रोटीन, राइबोसोम जो है वो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। नो प्रोटीन सिंथेसिस फंक्शन इन लिपिड प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, लिपिड का प्रोडक्शन हो रहा है। कौन क्या बन रहा है बाबू, लिपिड का प्रोडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे नॉट इन्वॉल्व इन लिपिड प्रोडक्शन, आरईआर जो है लिपिड प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ये लिपिड सिंथेसिस करता है। नो रोल इन एंजाइम और हार्मोन सिंथेसिस, कोई भी हार्मोन कोई भी एंजाइम नहीं बनाएगा, लेकिन फंक्शन इन एंजाइम एंड हार्मोन प्रोडक्शन, ये एंजाइम भी बनाएगा और हार्मोन भी प्रोड्यूस करेगा। नो डिटॉक्सिफिकेशन कैपेबिलिटी, इसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि डिटॉक्सिफाई करे, टॉक्सिन्स को बाहर की तरफ निकाले। सेल के ये एबिलिटी आरईआर के पास नहीं होता, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास नहीं होता है। लेकिन अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो क्रूशियल इन डिटॉक्सिफिकेशन, स्पेशली इन लिवर सेल्स में ये ज्यादा देखने को मिलता है। और ये क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, टॉक्सिन सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालता है। अब बात करते हैं गोल्गी apparatus। तो गोल्गी apparatus जो है ये नाम पर डिस्कवर होने के बाद, डिस्कवर किया था इसको कैमिलो गोल्गी नाम के एक साइंटिस्ट ने, उन्होंने अपने नाम पे ही रख दिया गोल्गी apparatus। इसे गोल्गी बॉडी भी कहा जाता है। कंप्राइजेस अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज रफली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक नोन एज सिस्टर डे। यहाँ पे क्या होता है कि पैरेलली जो है इस तरह से जो है पैरेलली अरेंजमेंट देखने को मिलता है,
इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टर्ने कहते हैं। फैसिलिटेट द पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन अक्रॉस द साइटोप्लाज्म, और ये क्या करता है कि पैकेजिंग करता है। देखो प्रोटीन जो है वो कौन बना रहा है, आरईआर। उस आरईआर ने जो प्रोटीन बनाया, राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया, उस प्रोटीन का पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाता है, गोल्जी apparatus। परफॉर्म फंक्शन सच एज स्टोरेज, स्टोरेज का भी काम करता है। मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स, इसके अंदर इसमें क्या देखने को मिलता है, छोटे छोटे इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, इसे हम लोग वेसिकल्स कहते हैं। इस वेसिकल्स में क्या होता है, ये पैकेजिंग का काम करता है। प्ले अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमसे पूछेगा कि लाइसोसोम के फॉर्मेशन में किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो लाइसोसोम के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल होता है गोल्जी apparatus का। अब ये है हमारा भाई गोल्जी apparatus, इसे हम लोग ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बाबू, इसे हम लोग ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब बात करते हैं लाइसोसोम के ऊपर कि लाइसोसोम क्या होता है। तो लाइसोसोम फील्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं फ्रॉम द आरईआर, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ से आ रहे होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एक्ट एज द सेल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, और ये क्या करता है, सेल के जो वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर की तरफ निकालता है, उसको बाहर की तरफ निकालता है। द डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल्स एंड वॉर्न आउट ऑर्गेनेल्स टू मेंटेन सेल क्लीननेस, और जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको बाहर की तरफ निकालेगा और जो सेल है उसको क्लीन रखेगा। क्या रखेगा बाबू, क्लीन रखेगा। लाइसोसोम ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल वंस यूजिंग पावरफुल एंजाइम, ये बहुत सारे पावरफुल एंजाइम का इस्तेमाल करके जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसको ब्रेक डाउन कर देता है सिंपल सब्सटेंस में। टर्म्ड सुसाइडल बैग, इसे हम लोग सुसाइड्स बैग भी कहते हैं, एज दे में बस्ट ड्यूरिंग सेलुलर डिस्टर्बेंस लीडिंग टू सेल्फ डाइजेशन। जब सेल में ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने लगता है तो ये क्या करता है, खुद को ही डाइजेस्ट कर देता है, इस वजह से इसे हम लोग सुसाइडल बैग भी कहते हैं। इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल, जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है सबके ब्रेकिंग में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड ओल्ड ऑर्गेनेल्स। ये है हमारा भाई सुसाइड्स बैग्स ऑफ द सेल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं, लाइसोसोम्स कहते हैं। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया द सेल्स पावर हाउस, इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। हैव टू मेम्ब्रेन पोरस आउटर एंड फोल्डेड इनर, देखो इसके पास डबल मेम्ब्रेन होता है। कैसा मेम्ब्रेन होता है भाई, डबल मेम्ब्रेन होता है, और बाहर की तरफ जो लेयर होता है वो पोरस होता है, उसमें छेद देखने को मिलता है, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड होता है। इनर फोल्ड्स इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेशन, द सेल्स एनर्जी करेंसी। अब देखो इनर फोल्ड जो है वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया को, ताकि एटीपी जनरेशन ज़्यादा हो पाए, एनर्जी ज़्यादा बन पाए। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एटीपी यूज फॉर सेलुलर एक्टिविटीज एंड मैकेनिकल वर्क, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स कर रहा है एटीपी को, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, सेलुलर एक्टिविटीज के लिए, सेल के काम करने के लिए और मैकेनिकल वर्क के लिए। दे पोजेस देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम इनेबलिंग प्रोटीन सिंथेसिस, और याद रखना इसके पास खुद का डीएनए होता है, इसके पास क्या होता है बाबू, खुद का डीएनए होता है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है। और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और ये है क्या भाई, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है बाबू, माइटोकॉन्ड्रिया। और इस फोल्ड को हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के हमारे पास अंदर में फोल्ड होता है क्रिस्टे, इसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, क्रिस्टे कहते हैं। अब बात करते हैं प्लास्टिड्स के ऊपर। तो प्लास्टिड एक्सक्लूसिवली टू प्लांट सेल एग्जिस्ट इन टू वैराइटीज, दो वैराइटीज में होगा, लेकिन यहाँ पे तीन हो जाएगा बाबू, तीन, हायर क्लास के अकॉर्डिंग तीन हो जाएगा। क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, एक और होता है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। तो टोटल तीन होता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो कलर्ड प्लास्टिक होता है और पाया जाता है फ्लावर्स में। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग, यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट आर कंटेनिंग क्लोरोफिल, इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। याद रखना क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। इनेबलिंग फोटोसिंथेसिस, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, विच रेगुलेट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल, और ऑक्सीजन के लेवल को भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की, तो इसमें कोई भी कलोरेशन नहीं देखने को मिलेगा। प्राइमरीली फंक्शन एज स्टोरेज साइट ऑफ स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। याद रखना है तीनों के बारे में। क्रोमोप्लास्ट की अगर हम बात करें बाबू, क्रोमोप्लास्ट की, तो क्रोमोप्लास्ट क्या कर रहा है समझोगे। क्रोमोप्लास्ट जो है ये कलर्ड प्लास्टिक है। कैसा प्लास्टिक है, कलर्ड प्लास्टिक है। और ये जो प्लास्टिड है बाबू, कलर्ड प्लास्टिड, ये रिस्पॉन्सिबल है फ्लावर्स के कलर के लिए, फ्लावर्स के कलर के लिए। उसके बाद जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लोरोप्लास्ट जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट के ग्रीन कलर के लिए, प्लांट के ग्रीन कलर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट है। ऐसे ही और भी पिगमेंट्स क्रोमोप्लास्ट में ही पढ़ाया जाता है, हायर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ये कलरलेस होता है। कैसा होता है बाबू, कलरलेस होता है। यहाँ पे कलर जो है नहीं होता है, कलरलेस होता है ल्यूकोप्लास्ट। और ये स्टोरेज का काम करता है, ऑयल को, स्टार्च को, ये सबको क्या करता है, स्टोर करता है।
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये तीनों का स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं राइबोसोम्स के ऊपर। तो राइबोसोम्स क्या है? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल, ऐसा सेल ऑर्गेनेल जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है। इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है। दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तुमसे पूछेगा कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल तुम्हारे प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। तो हमारे पास जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। काम की बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस। अब बात करते हैं वैक्यूल्स के ऊपर। तो वैक्यूल क्या है? स्टोरेज सैक्स इन सेल, स्मॉल इन एनिमल, लार्ज इन प्लांट्स। ये एक झोले के तरह स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास चीज़ें हैं वो स्टोर होकर रहता है, और एनिमल सेल में ये छोटा होता है और प्लांट सेल में बड़ा होता है। प्लांट सेंट्रल वैक्यूल ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम फिल्ड विथ सेल सैप। यहाँ पे क्या होता है, जो प्लांट सेल है उसका 50 से 90% तक जो सेल वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई किए रहता है। फंक्शन की बात करें तो प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू प्लांट सेल, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, स्टोर एसेंशियल सब्सटेंस, और जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसको स्टोर करके रखता है। कंटेंट्स अमीनो एसिड, शुगर, प्रोटीन एंड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कंज्यूम फूड आइटम्स। अमीनो एसिड, शुगर्स, प्रोटीन ये सब इसके अंदर होता है, और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ये फूड आइटम्स को कंज्यूम करके रखता है। स्पेशलाइजेशन रोल्स की बात करें तो एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड वेस्ट फ्रॉम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, या आपने अमीबा को पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ाया जाता है बाबू कि अमीबा जो है वो अपने वेस्ट मटेरियल को किसके थ्रू निकलवाता है? वैक्यूल्स के थ्रू निकलवाता है। अब यहाँ पे हमारे पास स्टोरेज सैक्स है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वैक्यूल्स कहते हैं। याद ये रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास वैक्यूल्स हैं उसके बाहर वाले लेयर को, आउटर लेयर को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आउटर लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। आउटर लेयर को हम लोग क्या कहते हैं भाई? टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटर लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल्स के आउटर लेयर को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कौन कौन है? न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल वैक्यूल्स, लाइसोसोम, गोल्जी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और मेम्ब्रेन लेस है हमारे पास राइबोसोम, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल कह लो। इन सब में मेम्ब्रेन नहीं होगा। यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा और यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, यानी डबल लेयर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सेल डिवीजन के ऊपर। तो सेल डिवीजन इज द प्रोसेस थ्रू विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म। सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है? एक नया सेल्स बनता है। एक सेल से क्या होता है? दो या उससे ज़्यादा नए सेल्स बनते हैं, इसे हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं। न्यू सेल फॉर्म फॉर ग्रोथ, न्यू सेल जो है वो ग्रोथ के लिए, सेल के रिप्लेसमेंट के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए बनाया जा सकता है। दो मेन टाइप होता है, एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। अब यहाँ पे अगर माइटोसिस की बात करें तो एक सेल से दो सेल बनता है, एक सेल से दो सेल बनता है। और मियोसिस की बात करें तो एक सेल से टोटल आपके पास 4 सेल बनता है। मियोसिस 2 स्टेज में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। पहले मियोसिस 1 होगा तो 1 से 2, फिर मियोसिस 1 हो गया कंप्लीट तो 2 सेल बना, उस 2 से 4, इस तरह से पूरा कंप्लीट मियोसिस होता है, तो 1 से 4 सेल बनता है। अब माइटोसिस की बात करें तो इट इज़ एन इक्वेशनल डिवीजन। इसे हम लोग इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्यों सर? क्योंकि जो हमारे पास क्रोमोसोम का नंबर अगर 46 है ह्यूमन सेल में, तो अगर माइटोसिस डिवीजन होता है तो दो नया सेल बनेगा हमारे पास। जो दो नया सेल बनेगा उसमें भी क्रोमोसोम का नंबर 46 होगा। डैट्स वाई इसे हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्लियर है? और मियोसिस की बात करें तो रिडक्शनल डिवीजन, ये क्या करता है? क्रोमोसोम के नंबर को रिड्यूस कर देता है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है गैमिट को बनाने के लिए। जब हमारे पास गैमिट्स बनते हैं, गैमिट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड। तो हमारे पास डिप्लॉइड सेल से जब गैमिट्स बनते हैं तब हम लोग मियोसिस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है बात? तो मियोसिस जो है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, क्योंकि क्रोमोसोम के नंबर को रिड्यूस कर देता है, हाफ कर देता है। 2 डॉटर सेल आर फॉर्म, 2 डॉटर सेल बनते हैं। यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। डॉटर सेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंटल सेल। जितना पेरेंटल सेल में क्रोमोसोम का नंबर होता है उतना ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर होता है माइटोसिस में। लेकिन अगर इधर बात करें तो डॉटर सेल हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंटल सेल। अगर पेरेंटल सेल में 46 है तो डॉटर सेल में कितना होगा? 23 होगा। क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा अगर मियोसिस हुआ है तो। इट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यू। ये किस में मदद करता है भाई? ग्रोथ में। फिर उसके बाद कोई टिश्यू रिपेयर करना है उसमें मदद करता है। और ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स बनाने के लिए, गैमेट्स के प्रोडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो गैमेट्स के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मियोसिस। क्या यहाँ तक क्लियर है? थैंक यू बच्चों। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना। थैंक यू, धन्यवाद।